इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरह डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के जरिए साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया। इस वीडियो को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले हिस्से में हम सिर्फ बेसिक चीज़ों को डिस्कस करेंगे और सेकंड हिस्से में हम कुछ एडिशनल एक्सप्लेनेशन के साथ इन एक्सपेरिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। एडिशनल एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी एडवांस्ड है क्योंकि इसमें केमिस्ट्री और फिजिक्स के कुछ एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया गया है, तो इसीलिए उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। और वैसे भी अक्सर एग्जाम में इसके बारे में इतना कुछ पूछा भी नहीं जाता, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक्सप्लेनेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन टॉपिक को सही से अंडरस्टैंड करने के लिए ये एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि एटम के अंदर मौजूद होते हैं, इसीलिए इन्हें हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। और चाहे हम कोई सा भी एटम ले लें, उसमें कम से कम एक इलेक्ट्रॉन लाजमी होगा। यानी हाइड्रोजन जो कि सबसे छोटा एटम है, उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन लाजमी होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है जो कि प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करता है। और इसीलिए एक न्यूट्रल एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इक्वल नंबर में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अभी तो हमें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में काफ़ी कुछ पता है, लेकिन आज से तकरीबन 150 साल पहले किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं था कि हम एटम्स को भी मजीद पार्टिकल्स में डिवाइड कर सकते हैं। क्योंकि उस दौर में डाल्टन के अकॉर्डिंग एटम्स एक सॉलिड बॉल की तरह हैं जिनको हम मजीद तोड़ नहीं सकते। लेकिन फिर डिफरेंट साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स के नतीजे में ये पता लगाया कि हम एटम्स को भी मजीद पार्टिकल्स में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन इन सभी साइंटिस्ट में ये तीन साइंटिस्ट इलेक्ट्रॉन्स के बारे में रिसर्च के लिए काफ़ी फेमस हैं। इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी में मेन रोल जिस इंस्ट्रूमेंट ने प्ले किया उसे हम डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। डिस्चार्ज ट्यूब एक ऐसी क्लास की ट्यूब को कहते हैं जिसके अंदर दो मेटल की प्लेट्स फिट होती हैं और इन प्लेट्स को हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। और फिर उस ग्लास की ट्यूब में से हवा को निकाल कर सील कर दिया गया होता है, जिससे उसके अंदर बहुत कम हवा बाकी रहती है और हवा का प्रेशर भी कम हो जाता है। और ऐसे में जब इन दोनों मेटल की प्लेट्स को एक पावरफुल बैटरी से कनेक्ट किया जाता है तो हाई वोल्टेज की वजह से हमें इस ट्यूब के अंदर एक ग्लो नजर आता है। वो मेटल इलेक्ट्रोड जो कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है उसे हम कैथोड कहते हैं। और दूसरा इलेक्ट्रोड जो कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है उसे हम एनोड कहते हैं। जैसा कि इस इमेज के अंदर हम देख सकते हैं कि किस तरह दो इलेक्ट्रोड्स के दरमियान एक ग्लो क्रिएट हो रहा है और ये ग्लो असल में इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जनरेट होता है। इस ग्लास ट्यूब में लेफ्ट साइड पर हमारे पास कैथोड है और राइट साइड पर हमारे पास एनोड है और इन दोनों को एक हाई वोल्टेज पावर सोर्स के साथ कनेक्ट किया गया है। फिर कुछ एक्सपेरिमेंट्स में इस डिस्चार्ज ट्यूब की मॉडिफाइड फॉर्म भी यूज़ की गई थी, जिसे हम कैथोड रे ट्यूब कहते हैं। इस तरह की ट्यूब में एनोड ट्यूब के एंड पर नहीं होता, बल्कि हम एक ऐसा एनोड यूज़ करते हैं जिसके सेंटर में एक होल होता है और ये एनोड किसी गुलेर या स्लिंग शॉट की तरह इलेक्ट्रॉन्स को फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करवाता है। और फिर इस ट्यूब में राइट साइड पर ग्लास की इंटरनल सरफेस पे एक स्पेशल कोटिंग की गई होती है जो कि इलेक्ट्रॉन्स के स्ट्राइक करने पे ग्लो करती है। तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बाद ये पता चला कि लाइट असल में कैथोड से जनरेट हो रही थी और इसीलिए इस लाइट को साइंटिस्ट ने कैथोड रेस का नाम दिया। फिर मजीद एक्सपेरिमेंट्स के नतीजे में ये पता चला कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को इन रेस के रास्ते में रख दें तो वो ऑब्जेक्ट इन रेस को ब्लॉक करेगा, जिससे एक शैडो बनेगी। जिस तरह इस राइट साइड वाली इमेज में हम इस क्रॉस शेप्ड के ऑब्जेक्ट का शैडो देख रहे हैं। और क्योंकि ये रेस कैथोड की तरफ से आ रही थी तो इसीलिए शैडो उसके ऑपोजिट साइड पर बन रहा है। इसके अलावा ये भी ऑब्जर्व किया गया कि इन रेस की डायरेक्शन कैथोड की सरफेस से परपेंडिकुलर यानी 90 के एंगल पर होती है। अभी तक जो ऑब्जर्वेशन साइंटिस्ट ने की थी उनके नतीजे में यही पता चल रहा था कि ये रेस लाइट रेस हैं जो कि कैथोड की सरफेस से निकल रही हैं। लेकिन बाद में किए जाने वाले कुछ एक्सपेरिमेंट्स ने उनका ये आइडिया भी चेंज कर दिया। मसलन अगर हम इन रेस के अराउंड नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट्स अरेंज करें तो ये रेस हमेशा पॉजिटिव प्लेट की तरफ रिफ्लेक्ट होंगी। और इस बात की सिर्फ एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन थी, और वो ये कि कैथोड रेज असल में चार्ज पार्टिकल्स हैं और इन पार्टिकल्स पर नेगेटिव चार्ज है। क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इसीलिए ये नेगेटिव पार्टिकल्स पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। और इस बात को एक और एक्सपेरिमेंट ने प्रूव किया, और वो ये कि अगर हम इन रेस के पास मैग्नेट लेकर आएँ तो उस मैग्नेट की वजह से इन पार्टिकल्स में डिफ्लेक्शन पैदा होगी। और ये भी इस चीज़ का साइन है कि ये पार्टिकल्स असल में नेगेटिवली चार्ज हैं। लेकिन फिर ये देखने के लिए कि क्या ये सच में पार्टिकल्स हैं, एक और एक्सपेरिमेंट किया गया। उस एक्सपेरिमेंट में इन कैथोड रेस के रास्ते में एक हल्का सा रोटेटिंग ऑब्जेक्ट रख दिया गया और जब बैटरी को ऑन किया गया तो वो ऑब्जेक्ट रोटेट करने लगा। उस ऑब्जेक्ट की रोटेशन ये इंडिकेट कर रही थी कि जो रेज उस ऑब्जेक्ट पर स्ट्राइक कर रही हैं उनका कोई ना कोई मोमेंटम लाजमी है, और किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम उसी सूरत में होगा अगर उनका कोई ना कोई मैस हो। और इस एक्सपेरिमेंट के साथ ये बात प्रूव होगी कि ये रेज लाइट रेज नहीं है बल्कि चार्ज पार्टिकल्स हैं जो कि कैथोड से एमिट हो रहे हैं। और इसके साथ ही इन पार्टिकल्स का कोई ना कोई मैस लाजमी है, चाहे वो मैस कितना ही छोटा क्यों ना हो, लेकिन फिर भी इन पार्टिकल्स का कुछ ना कुछ मैस है। लेकिन अभी भी साइंटिस्ट को ये नहीं पता था कि इन रेस का रीज़न असल में इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि कैथोड से एनोड की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। लेकिन फिर उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि चाहे हम कोई से भी मेटल का कैथोड यूज़ कर लें, सेम रेज एमिट हो रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये रेज किसी खास मेटल पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि हम कोई सा भी मेटल यूज़ कर लें उन सब में से सेम रेज एमिट होंगी। और ऐसा इसीलिए पॉसिबल है कि ये रेज हर तरह के मेटल्स में प्रेजेंट होती हैं।
और अगर ये रेज़ हर तरह के मैटर्स में हैं तो इसका मतलब ये है कि हर तरह के एटम्स के अंदर इस तरह की रेज़ लाजमी होंगी। और फिर जे थॉमसन ने इस बात को प्रूव किया कि ये कैथोड रेज़ असल में सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है, और इन पार्टिकल्स को बाद में इलेक्ट्रॉन्स का नाम दे दिया गया। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के डिस्कवर होने के बाद एक और मसला पैदा हो गया, और वो ये कि अब इन न्यूली डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह से एटम्स के अंदर एडजस्ट किया जाए, क्योंकि डॉल्टन के अकॉर्डिंग तो एटम सॉलिड बॉल्स की तरह हैं जिन्हें हम मजीद डिवाइड नहीं कर सकते। और अब इलेक्ट्रॉन्स के डिस्कवर होने के बाद एटम का कंसेप्ट टोटली चेंज हो गया था। तो इस इशू को सॉल्व करने के लिए थॉमसन ने ही अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया, जिसे हम प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। प्लम पुडिंग एक ब्रिटिश डिश है, लेकिन क्योंकि हमने ये प्लम पुडिंग नहीं देखी तो हम इस बिस्किट के ज़रिए इस मॉडल को समझ लेते हैं। तो थॉमसन के अकॉर्डिंग पॉजिटिव चार्ज जो है वो एटम में रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, और उस एटम में इलेक्ट्रॉन्स इस बिस्किट में मौजूद चॉकलेट चिप्स की तरह पड़े हुए हैं जो कि एटम के पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस कर रहे हैं। और यहाँ पर हमारी इस वीडियो का पहला पार्ट खत्म होता है, और अब हम इस टॉपिक की एडिशनल एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि डिस्चार्ज ट्यूब में ग्लो पैदा क्यों हो रहा था। तो इस ग्लो का रीज़न है डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद गैस मॉलिक्यूल्स की आयनाइजेशन। जब कैथोड से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स ट्यूब में मौजूद गैस मॉलिक्यूल से टकराते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल्स आयनाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से डिस्चार्ज ट्यूब ग्लो करती है। डिफरेंट गैसेस डिफरेंट कलर में ग्लो करती हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन ग्रीन कलर में ग्लो करेगी, आर्गोन गैस पर्पल कलर में, और नियोन गैस रेड कलर का ग्लो शो करेगी। फिर दूसरा क्वेश्चन जो हमारे जहन में आता है वो ये है कि हमें डिस्चार्ज ट्यूब में गैस का प्रेशर कम क्यों करना पड़ता है। तो ऐसा इसलिए है ताकि कैथोड से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को एनोड तक पहुंचने में मुश्किल पेश ना आए, क्योंकि अगर डिस्चार्ज ट्यूब में गैस के पार्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स उनसे कोलाइड करते रहेंगे और एनोड तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। फिर थर्ड क्वेश्चन कि हम डिस्चार्ज ट्यूब में इलेक्ट्रोड्स को हाई वोल्टेज क्यों देते हैं। तो ऐसा इसलिए है ताकि कैथोड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी हो कि वो रास्ते में आने वाले गैस मॉलिक्यूल्स को आयनाइज कर सकें और कैथोड से एनोड तक का डिस्टेंस कवर कर सकें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए एनर्जी बैटरी से ही मिलती है। और अगर हम वोल्टेज कम रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी नहीं होगी कि वो गैस मॉलिक्यूल से अपना रास्ता बना सकें। इसीलिए डिस्चार्ज ट्यूब में इलेक्ट्रोड्स को हाई वोल्टेज से कनेक्ट किया जाता है। फिर एक और क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉन्स मैग्नेट से अट्रैक्ट या रिपेल क्यों होते हैं। तो ऐसा इसलिए है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा हो तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है जिसे हम लॉरेंस फोर्स कहते हैं, और इसी लॉरेंस फोर्स की वजह से कैथोड रेज में डिफ्लेक्शन पैदा होती है। और यहाँ पर हमारी इस वीडियो का एंड होता है। अगर आपके जहन में इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में वो पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूक्लियस और प्रोटॉन्स की डिस्कवरी के बारे में डिस्कस करेंगे, और साथ ही रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल भी डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।